स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम 1947 के भारत विभाजन की पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। यह कहानी सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरों की नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक अहंकारों, रणनीतियों और लाखों अनकही त्रासदियों का एक ऐसा जटिल ताना बाना है जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा सोचिए, ये इतिहास की कितनी कड़वी विडंबना है। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी की पहली सुबह हुई तो एक अजीब सा खौफ हवा में था। करोड़ों लोगों को ये तक नहीं पता था कि वे अब किस देश के नागरिक हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि असल में सीमा रेखाओं की घोषणा 15 अगस्त को हुई ही नहीं थी। ये घोषणा 17 अगस्त को की गई। 2 दिनों तक पंजाब और बंगाल के बॉर्डर इलाकों के लोग बस इसी डर और असमंजस में जी रहे थे कि उनका घर उस पार है या इस पार। भाग 1, बंटवारे के बीज। इस पूरे विवाद की जड़ें 1947 में नहीं बल्कि दशकों पीछे ब्रिटिश हुकूमत के शुरुआती दौर में ही बो दी गई थीं। यहाँ 2 विशाल राजनैतिक हस्तियों का बुनियादी टकराव समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, शुरुआती दौर में एकदम धर्मनिरपेक्ष, एक सफल वकील जिन्हें सूट बूट पहनना, बोर्डरूम की राजनीति और कानूनी बहसों पर भरोसा था। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जो 1915 में भारत लौटे और जिन्होंने राजनीति को बंद कमरों से निकालकर सीधे धूल भरी सड़कों और जन आंदोलनों तक पहुंचा दिया। काम करने के इन बिल्कुल अलग अलग तरीकों ने एक ऐसी वैचारिक खाई पैदा कर दी जो आगे चलकर बहुत गहरी होने वाली थी। और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने इसी खाई का फायदा उठाया। टाइमलाइन देखिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल हिस्सों में बांट दिया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1909 में तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दे दिया। इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। यहीं से भारतीय राजनीति में हम और वे की एक पक्की दीवार खड़ी कर दी गई। भाग 2, दिग्गजों का टकराव। जैसे जैसे वक्त बीता, ये पूरी स्थिति राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सीधे टकराव में बदल गई। 1930 के दशक के अंत तक स्थितियां एक नया मोड़ ले चुकी थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को भारी जीत मिली, जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। जिन्ना को लगा था कि कांग्रेस शायद सत्ता साझा करेगी, लेकिन जीत से उत्साहित कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया। असल में इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में ये गहरा डर बैठा दिया कि आज़ाद भारत तो पूरी तरह एक हिंदू राज बन जाएगा। इसी डर ने जिन्ना को बदल कर रख दिया और वे कायदे आज़म के रूप में उभर कर सामने आए। भाग 3, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस अलगाव ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। 2 नेशन थियोरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत ये सिर्फ कोई आम राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि ये सीधा दावा था कि हिंदू और मुसलमान केवल 2 अलग धर्म नहीं हैं, ये 2 बिल्कुल अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक देश में साथ नहीं रह सकती। इसी सोच के आधार पर आगे चलकर पाकिस्तान की मांग को आधिकारिक रूप दिया गया। भाग 4, द टिपिंग पॉइंट। एक अखंड भारत की उम्मीद अब टूटने के कगार पर थी। चलिए इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। उनका प्लान एक 3 स्तरीय ग्रुपिंग सिस्टम का था ताकि भारत को बंटने से बचाया जा सके। हैरानी की बात यह है कि जिन्ना ने शुरुआत में इस प्लान को मान भी लिया था, लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि भविष्य में इन समूहों की बनावट बदली जा सकती है। बस इस एक बयान से जिन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया और एकता की आखिरी उम्मीद यहीं खत्म हो गई। समर्थन वापस लेने के बाद जिन्ना ने शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुना। 16 अगस्त 1946 ये भारतीय इतिहास का एक बेहद काला दिन है। इसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया। इसके बाद जो दंगे भड़के, उन्होंने कलकत्ता की सड़कों को खून से लाल कर दिया। यकीन मानिए, सिर्फ 72 घंटों के भीतर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये हिंसा इतनी भयंकर थी कि सबको समझ आ गया कि अब साथ रहना नामुमकिन है। इस प्रशासनिक घुटन और सड़कों पर हो रहे नरसंहार ने बड़े नेताओं को अंदर तक हिला दिया था। सरदार पटेल, जो विभाजन के सख्त खिलाफ थे, उन्हें भी इस भयानक सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। उनकी विवशता उनके इन्हीं शब्दों में झलकती है।
अगर एक अंग में सड़न हो जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना ही पड़ता है। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो हर गली, हर दफ्तर में बस गृह युद्ध ही होगा। भाग 5, रैडक्लिफ लाइन खींचना। अब हम राजनैतिक बैठकों से निकलकर उस अफरा तफरी की बात करते हैं जब देश को बीच से चीरा जा रहा था। रैडक्लिफ लाइन की कहानी किसी बेतुके मजाक जैसी लगती है। सिरिल रैडक्लिफ एक ऐसे ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भारत नहीं देखा था। और उन्हें समय कितना दिया गया? सिर्फ 5 हफ्ते। 5 हफ्ते में उन्हें दुनिया के सबसे जटिल भूगोल पर एक लकीर खींचनी थी। पुराने नक्शों और अधूरे आंकड़ों के आधार पर बंद कमरों में जो लकीरें खींची गईं, उन्होंने लाखों लोगों के घरों और खेतों को बेरहमी से बीच से फाड़ दिया। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन तक नहीं रुका। विभाजन की हदें इतनी अजीब थीं कि सरकारी दफ्तरों की कुर्सियां, टाइपराइटर, यहाँ तक कि पुस्तकालयों की किताबें भी आधी आधी बांटी गईं। खजाने को लेकर भी भारी विवाद हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए 75 करोड़ रुपए मांगे। सरदार पटेल सुरक्षा के चलते ये पैसा रोकना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया ताकि पाकिस्तान को उसका हिस्सा मिले और आगे रिश्ते ना बिगड़ें। भाग 6, एक विनाशकारी मानवीय कीमत। अब राजनैतिक नक्शों और खजानों से नजर हटाते हैं और उस असली कीमत की बात करते हैं जो आम इंसानों ने चुकाई। 1.5 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें और अपनी पहचान रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। सड़कों पर मीलों लंबी कतारें, हाथों में जो बचा कुचा सामान आ सका वो, और आंखों में एक अनजाना गहरा खौफ। और इस त्रासदी की सबसे डरावनी सच्चाई, 10 से 20 लाख लोग। ये वो लोग थे जिनकी जान इस नफरत की आग में चली गई। जो पड़ोसी कल तक सुख दुख के साथी थे, वो रातों रात खून के प्यासे हो गए। किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपने माता पिता और किसी ने अपना सब कुछ। इस पूरे दौर का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था उन शरणार्थी ट्रेनों का सफर। जब ये ट्रेनें स्टेशन पर पहुंचती थीं तो उनमें कोई जिंदा इंसान नहीं होता था, सिर्फ लाशें होती थीं। ट्रेनों के डिब्बों पर खून से लिखा वो संदेश, पाकिस्तान का भारत को तोहफा, आज भी उस बर्बरता की गवाही देता है जिसे शब्दों में पिरोना शायद नामुमकिन है। इन सब के बीच एक ऐसा राज भी था जिसने इतिहास को एक अलग ही मोड़ दिया। दरअसल जिन्ना को लंबे समय से टीबी यानी तपेदिक की बीमारी थी। उन्होंने इसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर कांग्रेस या अंग्रेजों को इसका पता चल गया तो वे उनके मरने का इंतजार करेंगे और पाकिस्तान कभी बन ही नहीं पाएगा। नियति का खेल देखिए, विभाजन के सिर्फ 1 साल बाद 1948 में जिन्ना की मृत्यु हो गई। जिस देश के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वो अस्थिरता के गहरे भंवर में फंस गया। अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब राजनीति को केवल धर्म और व्यक्तिगत अहंकार के चश्मे से देखा जाता है तो नक्शों पर लकीरें तो खिंच जाती हैं, नए देश तो बन जाते हैं, लेकिन क्या उस प्रक्रिया में इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए हार जाती है? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।